नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ा है, भारतीय नागरिकता। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये तय करता है कि एक देश के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी जगह क्या है। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई भारत का नागरिक है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आईडी कार्ड या पासपोर्ट होने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, भारत का नागरिक होने की जो सबसे पहली और सबसे खास बात है वो है एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी एक राज्य के नागरिक नहीं हैं, जैसे कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं, बल्कि आप पूरे भारत देश के नागरिक हैं। ये सिस्टम अमेरिका जैसे देशों से एकदम अलग है, जहां लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक अपने राज्य की और दूसरी पूरे देश की। पर भारत में हमारी पहचान सिर्फ एक है, भारतीय। अब एक बात समझना जरूरी है कि नागरिकता के नियम हमेशा से एक जैसे नहीं रहे हैं। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके आर्टिकल्स 5 से 11 ने यह बताया कि उस समय भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआती व्यवस्था थी। आज की तारीख में नागरिकता से जुड़े सारे मामले, मतलब नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, ये सब कुछ नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही तय किया जाता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम भारत की एकल नागरिकता को तो समझ ही चुके हैं। अब हम देखेंगे कि आज नागरिकता पाने के क्या तरीके हैं, किन हालात में किसी की नागरिकता जा सकती है, और सबसे जरूरी, एक नागरिक होने के नाते आपको कौन से खास अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से कि 1955 के कानून के हिसाब से आज कोई भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है। तो ये जो कानून है ना, ये हमें नागरिकता हासिल करने के 5 अलग अलग रास्ते बताता है। ये पांचों तरीके अलग अलग सिचुएशंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आइए एक एक करके इन्हें जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है जन्म से, यानी अगर आपका जन्म भारत की जमीन पर हुआ है। हालांकि इसमें एक जरूरी शर्त है, वो ये कि जन्म के समय आपके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा रास्ता है वंश के आधार पर। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म तो भारत से बाहर हुआ, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था। ऐसे में वो भी भारतीय नागरिकता के लिए दावा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन के जरिए। ये खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज भारतीय थे और वो एप्लीकेशन देने से ठीक पहले कम से कम 7 साल भारत में रह चुका है, तो वो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, चौथा तरीका है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन। ये किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिक बनने का मौका देता है, लेकिन हाँ, इसकी शर्तें काफी सख्त हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को पिछले 15 सालों में से कम 12 साल भारत में रहना होता है, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और उसे संविधान में शामिल किसी एक भारतीय भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए। और पांचवा और आखिरी तरीका बड़ा दिलचस्प है, किसी नए इलाके का भारत में शामिल हो जाना। मतलब अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने देश का हिस्सा बनाता है, तो वहां के रहने वाले लोग अपने आप ही भारतीय नागरिक बन जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोवा और सिक्किम, जब वो भारत का हिस्सा बने थे। तो हमने ये तो देख लिया कि नागरिकता मिलती कैसे है, पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब ये समझना भी जरूरी है कि वो कौन सी वजह हैं जिनसे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। कानून के हिसाब से नागरिकता खत्म होने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला रिनॉन्सिएशन यानी त्याग, दूसरा टर्मिनेशन यानी समाप्ति, और तीसरा डेप्रिवेशन यानी वंचित किया जाना। चलिए देखते हैं तीनों में क्या फर्क है। पहला है त्याग, जो पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। इसका मतलब है जब कोई भारतीय नागरिक खुद अपनी इच्छा से फॉर्मल तरीके से अपनी नागरिकता छोड़ने का फैसला करता है। दूसरा है समाप्ति, और ये अपने आप हो जाता है। आपको याद है हमने शुरू में एकल नागरिकता की बात की थी, बस ये उसी से जुड़ा है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और तीसरा है वंचन, जिसमें सरकार किसी की नागरिकता छीन सकते हैं। ये सरकार की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई है, और ऐसा तब होता है जब ये साबित हो जाए कि नागरिकता धोखे से ली गई थी या उस व्यक्ति ने संविधान के प्रति कोई असम्मान दिखाया हो। अब सवाल ये उठता है कि नागरिकता इतनी जरूरी क्यों है? मतलब एक नागरिक होने में ऐसा क्या खास है जो किसी और को नहीं मिलता? इसका जवाब है कुछ खास अधिकार, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 5,
ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये उन 5 मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की ओर इशारा करता है जो हमारा संविधान सिर्फ भारतीय नागरिकों को देता है, किसी भी विदेशी को नहीं। ये खास अधिकार संविधान के आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में दिए गए हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक नागरिक ही चुनाव में वोट डाल सकता है। और तो और, देश के सबसे ऊंचे पद जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भी भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि नागरिकता सिर्फ एक लीगल टैग नहीं है, असल में ये वो चाबी है जो आपको मौलिक अधिकार देती है और देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से हिस्सा लेने का मौका देती है। ये आपको सिर्फ यहाँ का निवासी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सेदार बनाती है। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। नागरिकता ये तो बताती है कि इस देश का सदस्य कौन है, लेकिन इन अधिकारों के साथ कौन सी जिम्मेदारियां भी आती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।